प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग फिर भारतीय समाज और संस्कृति विषयक स्वयं पाठ्यक्रम में उपस्थित हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग इस पाठ्यक्रम के मॉड्यूल प्रथम, जिसका शीर्षक है भारतीय समाज और संस्कृति का परिचय अंतर्गत, हम लोग बात करेंगे व्याख्यान 4, जिसका शीर्षक है भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व। तो हम इस विषय पर आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ। इस व्याख्यान अंतर्गत हम लोग बात करेंगे जिन बिंदुओं पर, वो हैं प्रस्तावना और वैचारिक पृष्ठभूमि, परंपरा का स्वरूप और प्रभाव, आधुनिकता का स्वरूप और प्रभाव, द्वंद्व, परंपरा बनाम आधुनिकता, संश्लेषण, परंपरा और आधुनिकता का मेल और निष्कर्ष। तो हम लोग अब इस व्याख्यान के अंतर्गत अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना और वैचारिक पृष्ठभूमि पर। भारतीय समाज का द्वंद्व। भारतीय समाज परंपरा और आधुनिकता के संगम पर खड़ा है, जहां दोनों प्रवृत्तियां निरंतर अंतःक्रिया करती हैं। अर्थात भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जो परंपरा और आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ के लोकजन परंपरा और आधुनिकता के साथ जीवन को गति दे रहे हैं। यह इस पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम देखें तो इस संदर्भ में डीपी मुखर्जी कहते हैं अपनी पुस्तक मॉडर्न इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति इतिहास और परंपरा में निहित रहते हुए भी निरंतर गतिशील और बदलने वाली है। वहीं योगेंद्र सिंह कहते हैं कि आधुनिकता केवल पश्चिमीकरण नहीं है, बल्कि भारतीय परंपराओं का पुनः संरचन है। वहीं लुईस ड्यूमांट कहता है परंपरागत समाज श्रृंखला पर आधारित था, जबकि आधुनिक समानता की ओर ले जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इन समाज वैज्ञानिकों के आधार पर हम देखें तो कहीं न कहीं भारतीय परंपराओं का पूरी तरह से आधुनिकीकरण हुआ है, न कि भारतीय परंपराएं समाप्त हुई हैं। उन भारतीय परंपराओं का सिर्फ आधुनिकीकरण हुआ है। इसको हम एक उदाहरण से समझाने की कोशिश आप लोगों को करते हैं, जिसमें आप देखें तो स्मार्टफोन पर गीत का पाठ सुनना परंपरा और आधुनिकता का जीवंत मेल है। आप लोग देखे होंगे कि आज सीनियर सिटीजन भी सुबह सुबह मोबाइल पर भक्ति के गाने लगा करके अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। यानी एक तरफ वो आधुनिक मूल्यों को भी स्वीकार कर रहे हैं स्मार्टफोन के रूप में, गैजेट्स के रूप में, तो वहीं दूसरी तरफ उनका परंपरा के रूप में भक्ति का गीत और पाठ सुनना कहीं न कहीं इन दोनों के मेल को, इन दोनों के समन्वय को दृष्टिगोचर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज परंपरा और आधुनिकता के साथ गतिमान है। आगे बढ़ते हैं, हम अन्य बिंदुओं पर बात करते हैं, जिसमें हम देखें तो परंपरा का स्वरूप और प्रभाव क्या रहा है। हम कुछ इसको बिंदुओं पर समझाने की कोशिश आप लोगों के समक्ष कर रहे हैं, जिसमें हम पहला देखें तो सामाजिक आधार, जो यसी घुरिये का एक कॉन्सेप्ट रहा। वो कहते हैं कि परंपरा जाति व्यवस्था, धर्म, रीति रिवाज और संयुक्त परिवार पर
आधारित रही है। अर्थात भारतीय जो परंपरा है वो कहीं न कहीं भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, परिवार, नातेदारी, मूल्य, परंपरा और विश्वास के साथ जुड़ी रही है। हम इसको अलग कर दें तो फिर हम परंपराओं की बात नहीं कर सकते, और यह तथ्य इसको प्रमाणित करता है। हम दूसरे इसी पक्ष में दूसरे बिंदु पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नैतिक नियंत्रण परंपरा समाज को स्थिरता, अनुशासन और सामूहिकता प्रदान करती है। वहीं धर्म और परंपरा के संदर्भ में टी.एन. मदान कहते हैं कि धर्म और परंपरा भारतीय जीवन की आत्मा है। प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में धर्म कहीं न कहीं सामाजिक नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। हम सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों की बात करते हैं तो उसमें धर्म को ही हम पढ़ाते हैं, उसमें हम परंपरा को भी पढ़ाते हैं कि परंपरा भी हमारे नियंत्रण का महत्वपूर्ण अभिकरण है और हमारे जीवन पद्धति का एक अंग है। अतः ये दोनों पक्ष इसको प्रमाणित करते हैं। हम आगे देखें तो सांस्कृतिक निरंतरता, त्योहार, विवाह और तीर्थ यात्राएं परंपरा के माध्यम से समाज की एकता बनाए रखते हैं। हम देखें तो भारतीय समाज में कहीं न कहीं जो हमारे त्योहार हैं, जो हमारे हम यूँ कह सकते हैं कि त्योहार के साथ साथ जो हमारे रीति रिवाज और जो हमारे मूल्य, ये सारी पक्ष कहीं न कहीं हमें मजबूती प्रदान करते हैं, हमें एक आधार प्रदान करते हैं, हमें एक सशक्तता प्रदान करते हैं। आगे हम देखें तो द्वंद्वात्मक पक्ष के संदर्भ में इसको हम देखें तो यह रूटेंडेंस देती है, अर्थात मूल से संबंधित करती है, लेकिन कभी कभी परिवर्तन और प्रगति में अवरोध भी बनती है। इसको हम एक उदाहरण के रूप में देखें तो कुंभ मेला लाखों लोगों को जोड़ने वाला पारंपरिक आयोजन है, लेकिन भीड़ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग होता है। मित्रों, कहीं न कहीं यह उदाहरण हमने एकदम नवीन उदाहरण दिया है कि भीड़ है वो परंपरा से पोषित है, परंपरा से विश्वास के साथ वहां बढ़ रही है आगे, लेकिन वहीं उस भीड़ को नियंत्रण के लिए हम आधुनिक मूल्यों, आधुनिक गैजेट्स का प्रयोग करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पक्षों को। आधुनिकता का स्वरूप और प्रभाव, किस तरह से आधुनिकता का क्या स्वरूप है और उसका प्रभाव क्या है, इस पर हम बात करते हैं। औपनिवेशिक शासन, पश्चिमी शिक्षा, औद्योगिकरण और शहरीकरण आधुनिकता के प्रमुख साधन बने। मित्रों, अर्थात आधुनिक मूल्यों के प्रभाव में आधुनिकीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिक मूल्य ने इसको पुष्पित पल्लवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे हम देखें तो एम.एन. श्रीनिवास इस संदर्भ में कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा ने वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन दोनों प्रक्रियाओं को तेज की। हम इनको काफ़ी पढ़ते आए हैं और पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की ये दोनों अवधारणाएं आधुनिकता और के मूल्यों को दृष्टिगत करती हैं। वहीं योगेंद्र सिंह कहते हैं कि आधुनिकता का अर्थ केवल परंपरा का खंडन नहीं बल्कि उसका पुनर्परिभाषण है। बार बार ये कहते हैं कि परंपराओं का आधुनिकीकरण हो रहा है, न कि परंपराएं समाप्त हो रही हैं, परंपराएं खंडित हो रही हैं। इनकी किताब का नाम ही है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, यानी परंपराओं का आधुनिकीकरण। और इसी आधुनिकीकरण के साथ आज हम इस पायदान तक पहुंच चुके हैं। आगे हम देखें तो इसके मुख्य तत्व आधुनिक तर्क, विज्ञान, लोकतंत्र, समानता और व्यक्तिवाद पर आधारित है। उदाहरण के संदर्भ में हम देखें तो आईआईटी, आईआईएम और स्टार्टअप संस्कृति आधुनिकता का प्रतीक है, लेकिन यहीं आरक्षण नीति और परंपरागत जातिगत विमर्श को जीवित रखना भी कहीं न कहीं परंपरा का महत्वपूर्ण पक्ष है। वहीं मीडिया की भूमिका हम देखें तो सोशल मीडिया और दलगत प्लेटफॉर्म जो हैं ने आधुनिकता की प्रक्रिया को और तेज किया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आधुनिकता की प्रक्रिया जहां परंपरा के साथ बढ़ रही है, तो इन सब पक्षों ने भी इसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हम आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व, परंपरा बनाम आधुनिकता, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस व्याख्यान का, बहुत ही महत्वपूर्ण, और यह प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के भी काफ़ी
उपादेयपूर्ण है। तो इसको हम देखते हैं, कुछ बिंदुओं को पढ़ने के बाद इसको हम आपके सामने इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यदि हम देखें तो अस्थायित्व बनाम परिवर्तन, परंपरा सामाजिक स्थिरता चाहती है जबकि आधुनिकता निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है। एकदम कहीं ना कहीं एकदम इस फिगर क्लियर है कि परंपरा अस्थायित्व चाहती है और आधुनिकता परिवर्तन, और इन्हीं दोनों समन्वय के साथ आज हम गतिमान हैं। आगे हम देखें तो धर्म बनाम विज्ञान, रिलीजन इन इंडिया में कहते हैं मदान साहब कि भारतीय समाज में धर्म अब भी सामाजिक जीवन का मार्गदर्शन करता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान और तकनीकी उसके विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। अर्थात कहने का आशय है कि धर्म और धर्म से जुड़े पक्ष हमारे जीवन को मार्गदर्शित करते रहे हैं, आज भी मार्गदर्शित कर रहे हैं, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन आधुनिक मूल्य और विज्ञान से जुड़े पक्ष भी इसके एक विकल्प के रूप में आ रहे हैं और हमारे जीवन को दिशा प्रदान कर रहे हैं, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। यानी दोनों का द्वंद्व बना हुआ है, दोनों का संघर्ष बना हुआ है, दोनों एक पैरेलल दिशा में चल रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। संयुक्त परिवार बनाम नाभिकी परिवार, देसाई साहब कहते हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन मधुआ, 1948 में महुआ आई थी किताब के अनुसार एक कहने की कोशिश करते हैं कि संयुक्त परिवार परंपरा का प्रतीक है, लेकिन आधुनिकता ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और छोटे परिवार अर्थात एकाकी परिवारों को जन्म दिया है। हम प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मैं इस पक्ष को सामने आपके रखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ समाज वैज्ञानिकों के पक्षों से इसे जोड़ने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक मजबूत आधार के रूप में आपके लिए यह कोर्स लाभदायी हो सके। इस नाते मैं हर पक्ष में समाज वैज्ञानिकों और उनसे जुड़े पक्षों को इससे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका मूल कारण है कि यह उपादेयपूर्ण हो आपको विविध पक्षों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, पाठ्यक्रम के लिए ये उपयोगी हो। इस नाते मैंने इस सब पर सारे पक्षों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां तक देखें तो कहीं ना कहीं जो परंपरा है वो संयुक्त परिवारों को लेकर के आगे बढ़ती है, लेकिन आधुनिक मूल्यों ने, आधुनिकता ने संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवारों को जन्म दिया, वैयक्तिक स्वतंत्रता को जन्म दिया, और आज दोनों के बीच कहीं ना कहीं द्वंद्व बना हुआ है। एक तरफ संयुक्त परिवार अपने चश्मे से घटनाओं को देख रहा है, एक तरफ एकाकी परिवार अपने चश्मे से घटनाओं को देख रहा है, और इस बीच कहीं ना कहीं द्वंद्व हम भारतीय समाज में बखूबी देख सकते हैं। उसमें पीढ़ीगत संघर्ष को भी हम देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये दोनों पक्ष द्वंद्व को लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे देखें तो जाति व्यवस्था बनाम सामाजिक गतिशीलता, यहां एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, 1966 में ये वर्क आया था, में कहते हैं कि जाति व्यवस्था पारंपरिक रूप से बंद और स्थिर रही, लेकिन आधुनिक शिक्षा और शहरीकरण ने सामाजिक गतिशीलता और पेशागत विविधता को बढ़ावा दिया। प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है एम.एन. श्रीनिवास का। आप भारतीय समाज में देखें तो हम कहते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है, इसकी परिस्थिति जन्म से निर्धारित होती है। ठीक है, एक पक्ष है कि बंद वर्ग है, लेकिन परिस्थिति जो जन्म से निर्धारित की बात रही, बहुत कुछ बदली है। संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण जैसी प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश किया कि किस तरह से एक निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्तियों की मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं और जीवन संस्कृति को अपनाता है और उसके अनुरूप व्यवहार करता है, और फिर उस पायदान में अपनी परिस्थिति का मूल्यांकन करता है, मांग करता है। और भारतीय सामाजिक व्यवस्था की यात्रा में आप देखें तो आपको लगेगा कि
जाति जो एक बंद पक्ष का रहा, आज बड़े स्तर पर उसमें गतिशीलता आई है। आप देखें तो एक हम यूं कह सकते हैं कि शिक्षा को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में नौकरियों को लेकर के, आज हाशिए के समुदाय अर्थात जाति पायदान में जो हम निचली जातियों की बात करते हैं, उनका भी बड़े स्तर पर हस्तक्षेप बढ़ा है। यहां भी कहीं ना कहीं एक द्वंद्व है, एक कन्फ्लिक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं और आगे के महत्वपूर्ण विषय के पक्षों को देखते हैं। संश्लेषण, परंपरा और आधुनिकता का मेल, यह बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें किस तरह से आधुनिकता और परंपरा का मेल के साथ जीवन को लोग गति दे रहे हैं, और एक लंबे समय से यह यात्रा जारी है। इसी पक्ष की बात इस स्लाइड में हम लोग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखें तो पहला पॉइंट है इसमें संश्लेषणात्मक संस्कृति। योगेंद्र सिंह मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में कहते हैं कि भारतीय समाज ने न तो परंपरा को पूरी तरह से छोड़ा है और न ही आधुनिकता को एक तरफा अपनाया है, बल्कि दोनों का मिश्रण किया है। अर्थात भारतीय समाज आज पूरी तरह से परंपरा को छोड़ नहीं पाया है और ना ही पूरी तरह से आधुनिक हो पाया है। ये संश्लेषण, ये सम्मिलन, ये दोनों को एक साथ लेकर के चलने वाली यात्रा के साथ गतिमान है, और यही वास्तव में इसका वैशिष्ट्य भी है। वही वास्तव में इसको मजबूती भी प्रदान करता है। यही वास्तव में भारतीय समाज की स्थिरता को मजबूती प्रदान करता है, ये पक्ष। इस नाते मैं इस व्याख्यान में, लगभग सारे व्याख्यानों में, मैं प्रत्येक समाजशास्त्रियों और उनके विचारों को जोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रम में भी आपके लिए लाभदायक होगा। हम दूसरे पॉइंट को देखें तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण। डीपी मुखर्जी अपनी पुस्तक मॉडर्न इंडियन कल्चर में कहते हैं कि भारतीय समाज ने परंपरा को आधुनिक मूल्यों के साथ जोड़कर नई सांस्कृतिक पहचान बनाई है। इसको हम इस फिगर से क्लियर करेंगे। देखें, एक तरफ हमारा परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, वहीं दूसरी तरफ हमारा मॉडर्न मेडिसिन की चिकित्सा पद्धति है, और आज भी हम इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों को एक ही चिकित्सा पद्धति से आगे नहीं बढ़ पाए हैं और ना ही इस दूसरी चिकित्सा पद्धति से आगे बढ़ पाए हैं। आज भी हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ही बात ले लें तो आज भी यहाँ जितना महत्वपूर्ण हमारा मॉडर्न मेडिसिन है, तो उससे ही उसी के साथ साथ कहीं महत्वपूर्ण हमारा यहाँ का आयुर्वेद भी है। और आयुर्वेद तो हमारी एक विरासत रही है साहब। लेकिन देखें कि किस तरह से हम इसके साथ एक साथ समन्वय के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखें आप तो भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप, रजनी कोठारी पॉलिटिक्स इन इंडिया में कहती हैं कि साहब, भारतीय लोकतंत्र एक अनूठा मेल है। यह संविधान और आधुनिक लोकतंत्र संस्थाएं तो हैं, लेकिन चुनाव और राजनीति में जाति और परंपरा की गहरी भूमिका बनी रहती है। अर्थात कहीं ना कहीं यहां पर भारतीय समाज में लोकतंत्र है, लेकिन उसमें भी हम जाति को अलग नहीं कर पाए हैं। पूरी तरह से समानता है, पूरी तरह से सबको अधिकार है। इसको हम इस फोटो से हम इसको और समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहे हैं। देखें कि किस तरह से हमारी जो योगा की पद्धति है, किस तरह से आज इस आधुनिकता के पायदान पर भी हम यहाँ आगे बढ़ते हुए इसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज हम आधुनिक मूल्यों के साथ जीवन को गति दे रहे हैं, आज हम आधुनिक मूल्यों के साथ जीवन को गति दे रहे हैं, लेकिन आज हमने योगा को कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर स्थापित करने का प्रयास किया है, और यह हमारी परंपरागत जीवन पद्धति रही है। हम आगे देखें
तो योग और आयुर्वेद का वैश्विक प्रचार आधुनिकता का हिस्सा है, पर इसकी जड़ें भारतीय परंपरा में है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसको पुनः रिपीट कर रहा हूं कि ये आधुनिकता की चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये परंपरा से जुड़ी हुई हैं। और ये सारे पक्ष, पुनः उस फोटो की तरफ मैं बढ़ता हूं, पुनः आप देखें तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस परंपरा और आधुनिकता के मेल को दृष्टिगोचर करती है। और इसी के साथ हमारी यात्रा जारी है। और इसको हमने इस विचारकों से जोड़ने की कोशिश करके एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में इसको आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि महत्वपूर्ण है। आगे हम बढ़ते हैं। हम अब निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देखें तो आधुनिकता और परंपरा का द्वंद्व भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अनादिकाल से विद्यमान है, जिसके कारण संघर्ष भी है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन समन्वय भी है। इसको हम नकार नहीं सकते। इसको हम बिंदुवार आपके समक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। द्वंद्व का महत्व, परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व भारतीय समाज को जीवंत और गतिशील बनाए रखता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम यूं कह सकते हैं कि यदि हम गतिशील नहीं हैं तो उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। और परंपरा और आधुनिकता ने कहीं न कहीं द्वंद्व उत्पन्न किया है समाज में, और उस द्वंद्व ने लोगों को गतिशील बनाया है, लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया है, लोगों को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शित किया है। यानी इसके द्वंद्व ने स्थिरता प्रदान नहीं किया, बल्कि कुछ नया रचने के लिए, नया करने के लिए सदैव प्रेरित किया है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व रचनात्मक भी है। कुछ पक्षों में संघर्ष है तो कुछ पक्षों में रचनात्मक भी है। इसको हम नकार नहीं सकते साहब। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। भविष्य की संभावना, क्या इस द्वंद्व से भविष्य की संभावना है? समाजशास्त्री मानते हैं कि यह द्वंद्व भारतीय संस्कृति को लचीला, अनुकूलनशील और सृजनात्मक बनाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय समाज में हम परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को देखें तो, के भविष्य को देखें तो कहीं न कहीं भारतीय समाज को यह लचीला बनाएगा। भारतीय समाज में जो हमारे मूल्यों, मान्यताओं के रूप में जो हमारी सांस्कृतिक पूंजी थी, उसको भी संरक्षित करेगा। क्योंकि भारतीय समाज की यात्रा के इतिहास के आईने में हम झांकें तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि हम पूरी तरह से परंपराओं को छोड़ नहीं पाए हैं और ना ही पूरी तरह से आधुनिकता को स्वीकार कर पाए हैं। यानी भविष्य में भी यह एक लचीली प्रक्रिया रहेगी, जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए, लोगों को कुछ नया करने के लिए कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में उत्तरदायी होगी। अगले पॉइंट में हम इसके निष्कर्ष के देखें तो वैश्वीकरण का प्रभाव किस तरह से परंपरा पर पड़ा है। इस संदर्भ में एंथनी गिडेंस कहते हैं कि
मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ आइडेंटिटी 1991 में आई। कहते हैं कि वैश्वीकरण ने आधुनिकता की प्रक्रियाओं को तेज किया, लेकिन भारत में यह प्रभाव परंपरागत ढांचों के साथ टकराने की बजाय अक्सर उसके साथ सह अस्तित्व में रहता है। देखें प्रिय विद्यार्थियों, विदेशी समाज वैज्ञानिक किस तरह से इसको विश्लेषित करने का प्रयास करता है कि यह संघर्ष की बजाय, बिखराव की बजाय दोनों को सम्मिलित करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये पॉइंट मैंने आपको फिर पुनः इंडिकेट कर रहा हूं कि परंपरागत ढांचों के टकराने के बजाय अक्सर सह अस्तित्व में रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, यही तो भारतीय समाज में परंपरा आधुनिकता का वैशिष्ट्य है भारतीय समाज के लिए, कि इसके बावजूद भी हम इस तरह की वैचारिकी के साथ गतिमान हैं, इसके भी बावजूद। और खास तौर से हमने जानबूझ करके इन सारे सैद्धांतिक पक्षों को भी रखने के लिए रखा है, क्योंकि इससे आपको यह व्याख्यान एक कोर्स पास करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों में भी यह उपादेयपूर्ण होगा। आगे हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है साहब। एक भारतीय होने के नाते हमें अपनी परंपरा को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि आधुनिकता के साथ मिलकर उसे प्रासंगिक बनाना चाहिए, जैसे गांधी का ग्राम स्वराज्य और आज का डिजिटल इंडिया। प्रिय विद्यार्थियों, हमें परंपरा को नकारना नहीं है साहब, बल्कि परंपरा और आधुनिकता के सह अस्तित्व के साथ गतिमान रहना है, आगे बढ़ना है, जीवन को गति देना है। ये दो चित्रों से इसको और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, हम ग्राम स्वराज्य को भी यहां रखने की कोशिश किए हैं और डिजिटल इंडिया को भी रखने की कोशिश किए हैं। यानी हमें ग्राम स्वराज्य और आज दोनों चीजों को साथ लेकर के चलनी है। आगे की लाइन देखें आप, तो जैसे गांधी जी का ग्राम स्वराज और आज का डिजिटल इंडिया। प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में हमें ग्राम स्वराज्य की वैचारिकी को भी साथ लेकर के चलना है, तो वैश्विक धरातल पर अपने अस्तित्व के लिए डिजिटल पक्षों को भी स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी हम अपने को बेहतर ढंग से स्थापित कर पाएंगे। यद्यपि भारतीय समाज इस तरह की वैचारिकी के साथ गतिमान रहा है। आप जस्ट इमेजिन, कल्पना करें साहब, कि स्वतंत्रता के बाद हमने कितना विकास किया, आधुनिक मूल्यों को पूरी तरह से स्वीकार किया, लेकिन हमने परंपराओं को अभी छोड़ा नहीं, परंपराओं से अपने को अलग नहीं किया। यही है इस लाइन का आशय कि हमें गांधी जी के ग्राम स्वराज्य को भी साथ लेकर के चलना है, तो वहीं हमें डिजिटल इंडिया, डिजिटल पक्षों को भी स्वीकार करना है। इन दोनों चित्रों के माध्यम से ये सारे पक्ष एकदम क्लियर हैं। अतः हम निष्कर्ष के तौर पर पुनः इसके कीवर्ड्स में कह सकते हैं कि भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है, लेकिन उस द्वंद्व के बावजूद भी हम उसके समन्वय के साथ गतिमान हैं और हमें परंपराओं को संरक्षित भी करना होगा और आवश्यकता अनुसार आधुनिक मूल्यों को भी स्वीकार करना होगा। अर्थात हमें ग्राम स्वराज को भी स्वीकारना होगा, तो हमें डिजिटल इंडिया जैसी वैचारिकी को भी आत्मसात करते हुए जीवन को गति देना होगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हमने कुछ संदर्भों को जो जोड़ा है, आप लोगों के सामने रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है
आपके लिए, इसको आप लोग अपना आधार बनाइएगा, क्योंकि इसमें हमने कोशिश की है कि जो स्थापित किताबें हैं, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उन्हीं को आधार बनाया जाए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं सहित विविध एडमिशंस वगैरह को लेकर के ये चीज़ें आपके लिए उपादेय होंगी। पुनः कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों ने इस व्याख्यान को गंभीरता से सुना और हम लोगों ने मिलकर इस व्याख्यान में परंपरा और द्वंद्व को समझने की कोशिश की। पुनः आप लोगों का धन्यवाद। यहीं अब हम समाप्त करते हैं इस व्याख्यान को। धन्यवाद।